बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब की तरफ से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है, या आप दूसरे अल्फाज में कह दें जो रिलीफ दिया गया है, उसके ऊपर जाहिलाना और बेवकूफ़ाना किस्म की जो तंज़ जुमले हैं, उसको लिए तमाम जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं, सियासी हुकूमती इत्तेहादी, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पंजाब के अंदर जो रिलीफ मिल रहा है, बाकी सो रही सही कसर थी इन हालात के अंदर, वो हमारे वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब पूरी कर रहे हैं। नेपरा के जो आदादो शुमार हैं उसको मुस्तनद माना जाएगा या फिर लगारी साहब के, ये एक बड़ी मुफस्सल बहस कह लें, मुफस्सल तजिया कह लें, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी बात करने जा रहे हैं, मगर जो दूसरा मौजू है वो इससे भी कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालिया बारिशें हुई हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी है, और इस तबाही के नतीजे में अमवात में भी इजाफा हुआ है, नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हो रहा है। जो सिंध हुकूमत है वो ये कहती है कि बारिश की मकदार को जांचने का जो निज़ाम उनके पास है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। विफाकी महकमा मौसमियात के जो आदादो शुमार हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करने जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले आमिर साहब ये मुझे बताइए, अगर पंजाब ने रिलीफ दे दिया है तो अपने खजाने से दिया ना, अपने मामला से दिया है, इसके ऊपर इस हद तक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं कि वो रही सही कसर, वो कहते हैं ना पर्दा होता है आपका, वो फट गया है। ये अब जो बिजली का मसला है सिर्फ इशू तक महदूद नहीं हो गया रह गया कि पंजाब ने रिलीफ दिया है या अच्छा किया है या बुरा किया, वो बात अब आगे चलेगी। और मैं समझता हूँ आपने सही इब्तिदाइये में ये फरमाया कि ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ किस्म की नोकझोंक हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली है। बिजली की वजह से आम आदमी भी तंग है, बिजली आती नहीं है, डबल बिल आते हैं, मईशत बिल्कुल बंद हुई हुई है कि हमारी चल ही नहीं सकती। मगर जो आपस में ये जो बातचीत है, मैं समझता हूँ कि ये इतनी इन्फॉर्म्ड जिसे कहते हैं वो नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, गैर संजीदा है। गैर संजीदा इस तरह ये आज ही के देख लें जो चल रही है कि वो मेरी बीबी ने जो आप कह रही हैं कि अच्छा किया बुरा, बहुत अच्छी बात है, किसी किस्म का भी रिलीफ मिले तो बड़ी अच्छी बात है। और ये कहा जा सकता है कि बाकी सूबों को अगर वो अपनी तकलीद करें तो उनका सिंध वालों के दो तीन जो एतराज़ात आए हैं, एक तो शजीब अहमद साहब का, उनकी अपनी एक मजाक की एक तबीयत है, उनका ये कहना कि सोचने में मजबूर तो कर देता है। उनका जी ये जो है ना छोटा भाई यहाँ इस्लामाबाद से महंगी कर देता है, बड़ा भाई वहाँ साथ बैठ के जो है वो सस्ती कर देता है। तो वो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के बैठने पे साथ और शाबाश देने के ऊपर ज़्यादा एतराज़ हुआ है। अगर नवाज शरीफ साहब ना बैठते तो शायद ये एतराज़ ना किया जाता। तो ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उसके बाद उनका भी कहना ठीक है कि जी हम आप भी दे लें, जो है दे सकते हैं। मगर बात यह है कि इस नोक झोंक के अंदर जो है असली जो मसला है उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा कि ये छोटे छोटे ये लॉलीपॉप हैं, बड़े ये 2 महीने 1 महीने का। सिंध वाले सही कह रहे हैं कि 2 महीने बाद क्या करेंगे, अच्छी बात है कर रहे हैं, मगर कोई सलूशन नहीं है। और सलूशन बड़ा सादा है, सलूशन की तरफ नहीं कोई जा रहे। सलूशन ये है जो गौर एजाज साहब कह रहे हैं, और पाकिस्तान के तमाम सनतकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले गए हुए हैं, सेनेट वाले मांग रहे हैं कि जनाब ये आप इनकी तफ्तीश करवा ले, IPP का मसला ही मसला है, उसी के जड़ वो है, वो ट्रंक है, बाकी छोटी छोटी शाखें हैं। तो ये ना ब्रांच ऑफ कर रहे हैं, ये इधर से इधर उधर से उधर जा रहे हैं, ट्रंक की बात नहीं कर रहे। बुनियादी मसला है IPPs, और IPPs में भी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम नहीं लगाते, वो कह रहे हैं जनाब तफ्तीश करवा लें, सिर्फ इनका एक ऑडिट करा लें। उसके लिए वो नहीं करवाना चाह रहे, उसके लिए वो अदालतों में जा रहे हैं, उसके लिए वो और फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं। भाई क्यों नहीं? और उसके ऊपर जो है ना वो इनकार, वहाँ नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा, ना सिंध वाले आ रहे हैं ना पंजाब वाले आ रहे हैं, कोई हुकूमत नहीं आ रही। और आज तो उन्होंने दोबारा अवैस लगारी साहब ने जो है ना वो उन्होंने साफ ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बड़ा सिंपल सी बात है कि ये देखें ना हमारे इंटरनेशनल हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं और इंटरनेशनल मुआहदे हैं, तो इसलिए हम IPPs के जो है ना मुआहदे को हम रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। बस एक और भाई वो क्या कह रहे हैं, गौर एजाज साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं
कि जनाब आप जब तफ्तीश करवाएंगे पता चलेगा कि ये फ्रॉड हुआ है, इन्होंने पल्ले से कोई पैसा नहीं लगाया और मुनाफा खोरी है जो 20-30 गुना है, और ओवर इनवॉइसिंग करके जो है उसका बताया गया है, और जो इक्विटी 20% लगानी थी वो भी नहीं लगाएगी, वो भी गवर्नमेंट से ही पैसा लेके कमर्शियल बैंकों से लेके वो लगा के 30 साल की मुनाफाखोरी जा रही है। अगर फ्रॉड साबित हो जाए तो कोई मुआहिदा ना लोकल अदालत ना इंटरनेशनल अदालत, वो सिर्फ ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शवाहिद हमारे पास इतने हैं कि इसके अंदर कोई ऑडिट के बगैर ही क्लियर कट है। सुबह ये वो वाला लंबा ऑडिट नहीं है, ये 2-4 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ओपन एंड शट केस है, इतने ज्यादा वो हैं। मैं वैस लगारी साहब जो है वो आज भी वो बच्चों को समझा रहे थे। अब ये स्टेज आ गई कि बच्चों को समझा रहे हैं IPP, और भाई बड़ों को तो समझा ले, उनको तो पहले क्लियर करें ना। पाकिस्तान के सारे सनतकार ये कह रहे हैं कि जनाब इस पैसे में हम नहीं सनत चला सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 9 सेंट का जो है ना इंडिया वाले बनाते हैं, हमारा 21 सेंट का पड़ रहा है। अब वो आधी से भी कम कीमत, 1/3 के करीब कीमत पे जब आपके कंपेटिटर्स जिनका मुकाबला, हमारी टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, तो हमारा बांग्लादेश और इंडिया इन मुल्कों से ही मुकाबला है, तो जब वो आधी और 1/3 कीमत के ऊपर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम होगी, बिजली सबसे महंगी चीज़ है और ये एनर्जी सबसे महंगी चीज़ है, जब ये चीज़ें इतनी महंगी होंगी तो हमारा महंगा कपड़ा होगा, हमारी टेक्सटाइल गारमेंट महंगे होंगे, आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। ये वो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ तक बिल्कुल आगे हैं, इस कीमत पे नहीं कर सकते, मगर वो इस पे नहीं है। आज बड़े उन्होंने मज़का खेज इसको मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा जी अनकरीब अच्छी खबर सुनाएंगे, हुकूमत और खुफिया इदारे इस पर काम कर रहे हैं। कोई खुफिया इदारे का क्या काम है इसके अंदर? जो है अदालत के अंदर वो कह रहे हैं ऑडिट करवाना है, आप ऑडिट करवा लें। ये जब ये खुफिया इदारे का इसको अंदर खुदा के लिए उनको ना डालें, हर चीज़ में उन चीज़ को ना। और बड़े पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसाइल है, सिक्योरिटी के मसाइल है, तो खुफिया इदारों को खुफिया मामलात पे रहना। दूसरा तो अपने काम कर दूसरा क्या कहते हैं, ये जिस तरह ये IT के ऊपर भी वो कहते हैं कौमी सलामती का मसला है। हम जो है ना अदालतों से में भी जाके कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं कि जनाब ये इन कैमरा सेशन करें, क्योंकि ये खुफिया है। और ये पाकिस्तान पूरे के साथ 30 साल से ये धोखा हो रहा है। वो सनतकार FPCCI वाले कह रहे हैं कि इसको पब्लिक के सामने रखें, सवाल करने पे कौमी सलामती को खतरा आ जाता है। ये अलमिया है हमारा। ये जो है कौमी खुफिया इदारे क्यों कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक अजीब उनकी मंतक होती है, उन्होंने कहा जी ये देखें ना बिजली की पैदावारी सलाहियत 45,000 नहीं बल्कि 29,000 मेगावाट है। हाँ जो है पहले तो बात है कि इनका समझ ही नहीं आता कि नेपरा की अपनी साइड जो ये मेरे पास पड़ी हुई है वो कहती है कि ठीक है हमारी ऑन पेपर 42,000 है, मगर रेफरेंस कैपेसिटी जो है वो 39,000 की है। तो वो जो उसके बावजूद जो गौर एजाज साहब कह रहे हैं कि 20,000 की आप कैपेसिटी क्यों दे रहे हैं, तो और ख़ास तौर पे जब ये उनकी कल की ये ट्वीट है, वो फरमा रहे हैं कि जनाब जुलाई का जो थी ना, जो औसत जनरेशन थी वो 20,000 मेगावाट थी, ठीक है। उसमें से कहा जी 35%, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा है, डैम भरे हुए हैं, तो उसमें से 7,000 मेगावाट 20,000 में से 7,000 पानी से हाइडल बन रही है। हाइडल सबसे सस्ती है, ठीक है, और वो जो है उसका उन्होंने कहा जी कॉस्ट पड़ती है 30 रुपये 9 रुपये की पर यूनिट। तो आप जो हमें 60 रुपये और कमर्शियल की 80 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है, किस मद में हो रहा है, ये किस बात का इंसाफ कर रहे हैं। तो वो बुनियादी साथ में मुझे इनकी मंतक नहीं समझ आती कि ये कह रहे हैं चलो 40 रोज़ के लिए दुरानिए 2-2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो कौमी खजाने को 50 रुपये बच सकते हैं, 50 अरब रुपए। अब ये क्या भाई, ठीक है हम तो यही कह रहे हैं कि इसी वजह से आपके पास क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर नहीं है, ये 2-3-4 साल से हम बिजली इसलिए लोगों को लोड शेडिंग करवा रहे हैं कि हम ये फूल नहीं खरीद सकते, और जो कर रहे हैं इनको, तो ये सॉल्यूशंस जो हैं वो साइडवेज दाएं बाएं शाएं आएं, मगर बुनियादी बात नहीं कर रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि आप इसकी तफ्तीश करवाएं, और तफ्तीश के लिए एक और एक नई आज जो मैं देख रहा था, ये हमारे कुलीब डॉन के मुबारक ज़ेब खान, इन्होंने हफीज़ पाशा साहब की कैलकुलेशन को जो है ना कोट किया हुआ है। अच्छा। एक और कि इन्होंने 2.1 ट्रिलियन 2100 अरब, अब ये हम रिपीट करते रहते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं,
सालाना 2100 अरब हम उन कैपेसिटी पेमेंट्स को दे रहे हैं, उनको फैक्ट्रियों को दे रहे हैं जो कि कुछ नहीं कर रही, जो कुछ नहीं इसका कर ज्यादातर हिस्सा 35-40% जो है वो जो है खाली जा रहा है, मगर हम उनको इतनी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और जब ये लगाए गए, जिसके लिए वो तफ्तीश कर रहे हैं, तो वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब एक तो इनको लगाते वक्त मराहत दी गई, एग्जम्पशंस दी गई, साथ में उन्होंने नहीं बताई ये बात कि इनको जो टैक्स ब्रेक्स, एक तो ये मुफ्त में कुछ बिजली इस्तेमाल हो या ना हो उनको पैसे मिलते हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी टैक्स ब्रेक्स जो हैं इनको 1990 से लगाए तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर और ट्रिलियन रुपीस जो है, ये 1200 अरब रुपया टैक्स ब्रेक्स के अंदर भी ले चुके हैं कि रियायतें जो ये मांगते हैं कि जनाब एक तो ये वैसे पैसा ले रहे हैं, फिर ये गवर्नमेंट से जो एग्जेम्पशंस कि जी इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर भी ये फायदे लेते रहे हैं, ये ओवर इन्वॉइसिंग भी करते रहे हैं, ये टैक्स की छूट के अंदर जो है 1200 अरब रुपया उसके अंदर ले चुके हुए हैं। तो ये ओवरऑल मिलाया जाए तो ये सारी चीज़ें बड़ी आ जाती हैं। अब इसके ऊपर एक स्टेटमेंट मुझसे सुन ले, वो आप जरा मुझे समझा दे ताकि मुझे भी क्लियर हो। ये जो आपने 40 रोज के लिए 2 घंटे की लोड शेडिंग का जी बर्दाश्त कर लें, 50 अरब रुपया जो है वो बच सकता है, मुझे ये जरा मंतक समझाएं। उन्होंने कहा है कि ये लोड शेडिंग उन इलाकों में होगी जहां पर जो लोड शेडिंग फ्री है, जहां पर लाइन लॉसेज नहीं है, जो बंदा बिल दे रहा है या जो इलाका मकीन अपने इलाके का बिल अदा कर रहे हैं, वो 2 घंटे की लोड शेडिंग, क्या वो आधे घंटे की लोड शेडिंग में आमिर साहब क्यों बर्दाश्त करें? उन जगहों पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता जहां पर बिजली चोरी सबसे ज्यादा है, लाइन लॉसेज सबसे ज्यादा है? उनकी जो ना सारी गुफ्तगू ये वाली कि जनाब यूं कर लें तो यूं कर लें तो बजाय जो गैर मंतकी और जो है ना ये हाइपोथेटिकल सी वो कर रहे हैं, इस पे कोई इतना ये जो बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को ये समझाना चाहिए था कि जनाब ये 30 साल से एक चोरी है। बात ये है कि ये इल्ज़ाम दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी वो इनको दे रही है। असल बात ये है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रिपोर्ट आ चुकी है मोहम्मद अली साहब की, जिनको इन्होंने अब टास्क फोर्स के अंदर रखा है कि इसका सोल्यूशन निकाले, उनकी रिपोर्ट है कि दोनों कसूरवार है, एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर बात ये है कि 1990 की दहाई के अंदर पहले पीपल्स पार्टी और फिर ये लगाए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल, जो मुजरमाना किस्म की IPPs के कॉन्ट्रैक्ट किए, वो नवाज शरीफ साहब के 2014-15 के अंदर जो लगाए गए, ये वो हैं। और उसके अंदर जो इसका जो 52% जो है वो कैपेसिटी पेमेंट जो सरकार को जा रही है। तो बुनियादी लॉजिक ये कहती है कि आप ठीक है प्राइवेट उससे नेगोशिएट तो अलहदा करेंगे, फिर उसके एक फॉरेन कंपोनेंट है, CPEC के तो हुआ है, मगर जो गवर्नमेंट के हैं जो 52% IPPs की जा रही हैं, वो गवर्नमेंट की नालायकी है, गवर्नमेंट के कारखाने हैं। आप कहें कि जनाब ये हम जो 60 रुपये पर यूनिट जो है ये आम सारिफ को दे रहे हैं, इसमें से 52% का तो हम ये कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आधे पैसे हो जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स टैरिफ के अंदर भी है, फिर बिजली चोरी भी है, ये तीनों मसाइल अलग-अलग हैं, तीनों के अलग-अलग सोल्यूशन है। मगर ये जो है ना कि कोई सोलर बना रहा है तो कोई जो है कोयले की तरफ आ जाता है, और कोई ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। मगर बुनियादी बात ये है कि जब तक आप बुनियादी जड़ की सोल्यूशन नहीं करेंगे, और वो सोल्यूशन है कि इनसे कोई बातचीत पहले भी हो चुकी है, जो कहते हैं ना खुफिया एजेंसियों से, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के दौर में जनरल फैज़ साहब जो हैं ये उनकी सरकर्दगी में हुए थे, और उस वक्त हमें खबर बताई थी कि जनाब खुफिया एजेंसियों के जरिए इनसे बातचीत हो गई है। और जो है ना एक अच्छी चीज़ ज़रूर उसमें हुई थी कि इनके ऊपर कैप लग गई थी कि डॉलर का रेट 148 पे आ गया, वरना 280 पे जाता तो वो कम से कम आधे, ये जो 2100 अरब रुपया जो जा रहा है, 2.1 ट्रिलियन जो कैपेसिटी चार्जेस जा रहे हैं, अगर ये इमरान खान के दौर में ये 148 ना हुआ, ये कैप ये उनको क्रेडिट देना पड़ता है, तो ये डबल होना था, ये डबल होना था। 148 के डॉलर की बजाय 280 पे 270 पे जब देना था तो ये डबल होने थे। आवाम की चीखें इससे भी कहीं ज्यादा डबल चीखें, ठीक है क्या? फिर तो बिल्कुल ही पहले ही बुरा हाल है, फिर तो आप इमेजिन करेंगे इससे भी बुरा हो सकता था। तो ये एक दूसरे की ब्लेम की बात नहीं है, ये चीज़ साबित हो चुकी हुई है और ये अब अदालत में है। मैं ये नहीं समझ आ रही, ये मैं पता करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी अदालत ने अभी तक टेकअप क्यों नहीं किया
ये पिटीशन जा चुकी भी है, तो इससे ज़्यादा अहम कोई वो नहीं अगर है। आप इजाज़त दें आमिर साहब, तो चूंकि हम तो मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल कुछ और मजीद बुनियादें उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर मईशत नदीमुल हक साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जो आपका सबसे ज़्यादा एक एम्फोसिस रहता है ऑस्टेरिटी की तरफ और रिफॉर्म्स जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे उस पर बात करूँगा, मगर मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये IPPs वाले मसले पे भी बुनियादी बात ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम सनतकार कर रहे हैं कि जनाब IPPs का इनकी आप ऑडिट करवा लें, तो आएँ बाएँ दाएँ शाएँ छोटे छोटे मसलों से ये मसला हल नहीं होगा। ये अभी कल परसों की खबर है कि 100 फैसलाबाद में कारखाने बंद हो गए हैं और बिजनेस फंड कह रहा है कि वायबल नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, IPPs का मसला बहुत पुराना है। अब 40 साल हो गए तकरीबन इस मसले को, कम से कम 30 साल तो हो गए। अब IPPs का जो मसला है 94 से शुरू है और 94 से हम इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं ना, गलत बात है ना करो, पर ये बार बार करते हैं। चले अब तो बंद कर दें। हम लोग तो ये कहते हैं PPI भी बंद कर दें, IPPs इलीगल डिक्लेयर कर दें, आगे को पीछे को तो आपको करना ही पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो एबिलिटी है टू कंडक्ट IPPs ये खत्म कर दें। जो पुरानी बात है आपने जैसे पहले भी कह दी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये हुकूमत के पावर प्लांट्स हैं, उनका तो डेट आपने देना, उनका तो आप कीमत बिल्कुल नीचे नहीं कर सकते क्योंकि वो नए हैं। जो पुराने पावर प्लांट्स हैं उनको आप रिन्यू ना करें, उनको बंद होने दें या उनको टेक और पे पे चले जाएं, ठीक है, नॉट टेक एंड पे। और दूसरी जो चीज है कि जो नए पावर प्लांट्स हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आपने साइन की एग्रीमेंट, आपको करना पड़ेगा। ये पाइप ड्रीम है कि उनकी कीमत कम कर दें, नहीं कर दें, पर जो बड़ा बात है कि IPPs तो एक छोटा सा एक हिस्सा है, छोटा नहीं हिस्सा है प्रॉब्लम का, पर जो ट्रांसमिशन लाइंस का प्रॉब्लम है, वो जो ट्रांसमिशन लॉसेज है, बेवकूफ़ी थी आपने इतने पावर प्लांट्स लगा दिए बगैर ट्रांसमिशन लाइन लगाए हुए। फिर आपने डिस्को में जो लॉसेज हैं वो आप उसका कुछ करते नहीं। हम कितनी देर से कह रहे हैं जनाब ये मीटर रीडर का निज़ाम ख़त्म करते हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाते हैं। स्मार्ट मीटर्स क्यों नहीं लगते जो पे एज यू गो मीटर्स हैं? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल है, पहले मैं कार्ड लेता हूँ फिर मोबाइल फ़ोन चलाता हूँ। इसी तरह बिजली का निज़ाम पूरी दुनिया में है कि पहले आप पे करते हैं फिर चलाते हैं। ये वो नहीं, मीटर रीडर को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है, मुफ्त बिजली ख़त्म कर दे। चौथी चीज़ जो है, ये जो सब्सिडी का निज़ाम है, जो 14 रुपये बिजली गिराई है, ये गलत बात है। अब सबसे बिजली का बिल लें, सब्सिडी गरीबों को ला दे दें, BISP है उसके लिए सब्सिडी दे दें। अब हर मिडिल क्लास के बंदे को मुझे भी सब्सिडी देने का तो कोई फायदा नहीं है, ये तो बच्चों वाली बात है। आप दे दें, BISP को बढ़ाएं, आपके पास है, बस ये बिजली का सोल्यूशन है। हाँ, पांचवी चीज, सॉरी, एक और भी बड़ी चीज है, डिस्कोस को प्रोफेशनलाइज करें। हर एरिया को, जेनकोस को, हर चीज को प्रोफेशनलाइज करें। उसमें से एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट निकालनी पड़ेगी। सरकारी जो अफसर है बहुत महंगा पड़ता है, नाकाम करता है और पैसे भी ज्यादा लेता है, वो निकालने पड़ेंगे आपको। वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से उनको निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं क्विकली आगे मूव ऑन करने से पहले कि इसकी जो डिस्कोस का आपने कहा प्राइवेटाइजेशन ही बताया जा रहा है कि जनाब यही शायद सोल्यूशन है, मगर वो भी जो डेट्स दी जा रही हैं, बजट में जितने पैसे रखे गए हैं, वो भी 1-2 साल से पहले होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मसला तो बहुत शॉर्ट टर्म में है। देखिए जी, प्राइवेटाइजेशन करने से पहले ये देख लें कि ये का जो एक्सपेरिमेंट, कराची इलेक्ट्रिक का जो एक्सपेरिमेंट था, वो सक्सेसफुल था कि नहीं। मेरा तो ख्याल इतना सक्सेसफुल नहीं था। वो फंसा हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सब्सिडी अलग लेते जा रहे हैं, बिजली भी लेते जा रहे हैं। देखिए, डिस्को की प्राइवेटाइजेशन बहुत मुश्किल काम है। हम ये कहते हैं कि डिस्को की प्राइवेटाइजेशन की तरफ मत जाएं, उसको ऑटोनमस बनाएं, ये मिनिस्ट्री के ट्रांसफर वगैरह के चक्कर से निकाले। वहां एक जैसे शौकत तरीन को लेके आए थे अभी बैंक में, एक अच्छा CEO लेके आए, उनको फारिग करें जो एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है, इसको प्राइवेटाइजेशन के, प्राइवेट मैनेजमेंट के जरिए चलाएं। इन द सेंस कि आप जो मैनेजर आएगा उसको बेशक 50 लाख तनख्वाह दे, पर के साथ बोनस तुझे मिलेगा। अगर तू प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो बोनस नहीं मिलेगा, तुझे निकाल दिया जाएगा। नंबर 2, आप जरूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन एक सेठ को पकड़ा दें। सेठ को पकड़ाना इज अ स्टूपिड आइडिया। आप 10% डिस्को की जो है वैल्यू, उसको स्टॉक मार्केट में डाल दें और हर 6 महीने के बाद 10%, और इसको आप 50% कर दें कि 50% अब मार्केट में डालेंगे, उसमें भी कदगन लगा दें, कोई सेट नहीं ले सकता। हाँ, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स लें। क्यों नहीं पेंशन फंड ये चीजें खरीदते? दुनिया जहान में पेंशन फंड डिस्कोस चलाते हैं। ये मेरा ख्याल, और एक और भी चीज है,
डिस्को को इतने बड़े डिस्कोस नहीं होने चाहिए, डिस्कोस हमें छोटे करने चाहिए। लाहौर का डिस्को फॉर एग्जांपल जो है 5 डिस्कोस होने चाहिए, IS को भी 2-3 में बढ़ जाना चाहिए, छोटे छोटे डिस्कोस होने चाहिए। और मुझे और आपको आमिर साहब चॉइस होनी चाहिए। जैसे मैं जैज से निकल के चला गया फोन में या व्हाटएवर, हमें चॉइस होनी चाहिए कि मैं लाहौर A में चला जाऊँ, लाहौर B में चला जाऊँ, लाहौर C में चला जाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक डॉक्टर साहब अब आपके टॉपिक पे जो कि बड़ा महबूब टॉपिक है और पाइड ने इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और मुझे हंसी आती है जब वो कहते हैं कि जी एक और हम ऑस्टेरिटी के लिए भी जो हर चीज़ के लिए कमेटियां बन जाती हैं। अब देखिए एनर्जी की भी एक कमेटी बनाई है, अभी मैं देख रहा था एक और मुआशी प्लानिंग के लिए भी जो है एक सागडार की निगरानी में कमेटी बना दी है। वो जो आपकी जो रिपोर्टें हैं या इतनी बेताशा पहले रिपोर्टें आ गई, अब तो एक्शन करने का काम है। आज में मरियम बीबी का बड़ा अच्छा बयान है, उन्होंने फरमाया है कि जनाब ये जो लड़ाई चल रही थी इसके ऊपर ना नोक झोंक हो रही थी ये सब्सिडी पंजाब में देने के हवाले से, उन्होंने फरमाया कि करप्शन, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्चना बेवकूफ़ी नहीं, अवाम को रिलीफ देना कहाँ की बेवकूफ़ी है। वो जो सिंध से शजील मेमन वगैरह का अटैक था उसके जवाब में कह रही थी, पर बड़ी अच्छी बात है। पर हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इसी चीज़ को अमल भी करे, और वो जो आप कहते रहते हैं ये GORs और ये बड़े बड़े खर्चे ख़त्म करे, और ये बाकी हुकूमतें वफाक में भी बाकी सूबे भी ये अपने एक्सपेंडिचर करें। जबकि नज़र ये आता है, एक तरफ कहते हैं कि जी हम पैसे कम कर रहे हैं, बजट के अंदर सबके डबल हो गए हैं, वफाकी हुकूमत का खर्चा भी डबल हो गया है, पंजाब गवर्नमेंट का भी पैसे बढ़ गए हैं, तो ये क्या करें इसका? देखिए जी आमिर साहब, आपके पास एक ही चीज प्राइवेटाइजेबल है इस वक्त, ना PIA में वैल्यू है ना किसी और चीज में वैल्यू है। प्राइवेटाइजेबल आपके पास ये सरकारी घर है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सबसे अच्छा रियल एस्टेट शहर में है। किसी शहर में भी, हर शहर में कोई शहर नहीं है जिसमें नहीं है। ये आपको प्राइवेटाइज करेंगे तो आपका कर्जा उतरेगा। पर नंबर 2, आपने जो कमिश्नर की बात की है, मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप वो ले लें, वो यस मिनिस्टर में एक सर हम्फ्री का सेगमेंट है जहां वो मिनिस्टर को बार बार कहता है कि मिनिस्टर जब कोई काम उससे कहता है तो मिनिस्टर मैं कमीशन बनाता हूं, फिर ये तो कमीशन 3-4 कमिश्नर बताता है। मिनिस्टर उससे पूछता है हम्फ्री तो क्या कहना चाहता है, कहता है मिनिस्टर नहीं ये काम मैं नहीं करने दूंगा। तो ये कमिश्नरों का तरीका होता है। तीसरी बात आमिर साहब, हम लोग तो पॉलिसी बनाते ही नहीं, ना कमिश्नर बनाती है, ना ये बनाते हैं, ना हम बनाते हैं, कोई भी नहीं। पॉलिसी तो आपको भी पता है, बाहर के लोग आते हैं, स्टेफन डर्कन आया हुआ है आपको पता है, माइकल बाबर आया आपको पता है, आपको पता है। मैं हंसे बगैर नहीं रह रहा, क्योंकि पहले स्टीफन साहब को बुलाया गया कि औरंगजेब साहब देसी अंग्रेज थे, उन्होंने कहते हैं जी असली अंग्रेज मंगवाए, वो असली अंग्रेज आया। अब उस अंग्रेज के ऊपर उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि सागडार साहब दोबारा एक देसी अंग्रेजी की जाएगी, तो ये क्या मजाक है? मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हम आजाद हो गए हैं? हम तो कौमी तराना जरूर गा लेते हैं, पॉलिसी तो हमारा शुरू से गोरा बना रहा है, चाहे IMF बनाती है, चाहे वर्ल्ड बैंक बनाता है, चाहे कोई बनाता है, हम तो खुद पॉलिसी बनाते नहीं। अगर हमारा PFM एक्ट बनाया तो वो गोरे ने बनाया, नेपरा एक्ट बनाया तो गोरे ने बनाया, अगर हमारा वो एग्रीकल्चर मार्केट्स कमेटी का एक्ट बनाया तो गोरे ने बनाया। हम तो अपनी सोच रखते ही नहीं, हम कमेटी का खेल करते हैं, पीछे से गोरा आके हमें वो बास्केट बॉल कर देता है या गोल कर देता है। हमें तो सोचने की जरूरत है कि हम चाहते क्या, पॉलिसी बनाने का तरीका क्या। हमें तो पॉलिसी बनाने का तरीका ही नहीं आता, हम दरबार लगा के बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब उसके अंदर जो है ना ऐलान हो जाते हैं। अभी ऑस्टेरिटी का दोबारा अभी मार्केट के अंदर काफ़ी हफ्तों महीनों से चल रही है कि हम इतने जो एक्सेसिव डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट वफाक के अंदर, उनको जो है ना डिसमेंटल कर रहे हैं और 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बला बला बला। एक तरफ ये है, वो पता नहीं कब होगा, कई सालों से सुनते हैं, वो हो नहीं पाता, समाव ब्यूरोक्रेसी बीच में आड़े आ जाती है। मगर साथ में हम देखते हैं नई अथॉरिटीज, रोज एक टास्क फोर्स नई अथॉरिटी बन जाती है। पहले एक FIA होती थी, अब उसके अंदर एक साइबर अथॉरिटी बन चुकी है, डिजिटल अथॉरिटी बन गई। फिर पंजाब में सुनते हैं वो पहले 56 कंपनियां अलहदा पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई थी, अब वो कोई आधी दर्जन के करीब नई अथॉरिटीज, IT अथॉरिटी, वो जहां जाते हैं कि नई अथॉरिटी आ जाती है, एक पैरेलल सेटअप कर देते हैं। तो किसकी माने? देखिए जी, अमेरिका में अथॉरिटी बनाने से पहले पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। हमें भी एक लॉ पास करनी चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं बन सकती पार्लियामेंट से पूछे बगैर। पर इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट लॉ पास करती है बगैर पढ़े।
हजारों यूनिवर्सिटीज की लॉ पास की है पार्लियामेंट ने, आपको पता है एक दिन में 30 यूनिवर्सिटीज पास कर दी। आपका पार्लियामेंट्री मसला ये है आमिर साहब, हमारे यहाँ कोई इदारा फंक्शनल नहीं है, एवरीथिंग इज अ जोक। आपने दरबार में आप डिसीजन लेते हैं, अकबर बादशाह का दरबार लग जाता है, आपने देखा ना 100-150 बंदा मीटिंग में बैठा होता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों मैं खुद बैठता हूँ इन मीटिंगों में, मैं कई दफा पूछता हूँ मुझे बुला देते हो, बात तो करने नहीं देते, तो फिर फायदा क्या है? और अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं होता सुनने का। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हमारा ये अकीदा बन गया है कि हम फायर फाइटिंग करेंगे। मैं अक्सर पूछता था जब मैं हुकूमत में, भाई फायर है कहाँ, पहले दिखाओ। तुम्हारे पास शादी ब्याह पे जाने का टाइम है, तुम्हारे पास चाय पीने का टाइम है, तुम्हारे पास खाने खाने का टाइम है, पर काम करने के लिए फायर फाइटिंग होती है। हमें अपना निजाम बदलना है, इस पर भी हमने पेपर लिखा हो, खुदा के वास्ते मीटिंग होती है। अच्छा, एक और चीज जो हमारी बला है आमिर साहब, पावर पॉइंट। एक दफा पावर पॉइंट बन जाए, ये सोचते हैं काम खत्म हो गया। पावर पॉइंट तो कोई चीज ही नहीं होती। पावर पॉइंट तो मैं बैठे बैठे टीवी देखते थे बनाता हूँ, बिकॉज ये डॉक्टर साहब पावर पॉइंट एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो नवाज साहब भी कहते रहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये तमाम ही जितने भी हुक्मरान रहे हैं, इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो, किसी का भी नाम ले लें, सब वो अपनी दुनिया में इसलिए रहते हैं कि जब पावर पॉइंट के अंदर वो जो ब्रीफिंग देते हैं ना ब्यूरोक्रेट साहब, वो आधे घंटे के अंदर इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के सारे मसलों का हल हो गया है, और वो एक्चुअली समझते हैं कि उन्होंने मसाइल हल कर दिए हैं। और वो पावर पॉइंट बनाता है सेक्शन ऑफिसर, और कई दफा सेक्रेटरी साहब ने पढ़ा भी नहीं होता, वो आके पावर पॉइंट के एक लफ्ज पढ़ रहे होते हैं। उनको मुझे याद है मेरा दोस्त हफीज शेख जफर अक्सर रोकता था, भाई पढ़ो ना, हम पढ़ लेंगे खुद, तुम बताओ हमें चीज क्या है। अब मसला ये है कि जी यहाँ आपने, अच्छा रिपोर्ट कोई होती नहीं, आप देखिए मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट ही नहीं इशू करती कोई। अगर आप जाएं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, आप देखें गोरे के डिप्टी कमिश्नर थे क्या क्या रिपोर्टें लिखते हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। आज तक जनाब लोग वहाँ थीसिस कर रहे हैं PhD के अपने, और यहाँ जनाब आज $1 बिलियन पर वहां से बैठा किताबें लिख रहे हैं, और हमारे पास कोई रिसर्च होती नहीं। आप कोई चीज ले लें, ये ले लें जो आप IPP की कह रहे हैं, एक रिपोर्ट है मोहम्मद अली वाली, उसके अलावा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं भाई हम रिपोर्टें लिखते? आपको पावर क्राइसिस को आप देखें ना, 40 साल हो गए, आप पावर पर रिपोर्ट ही कोई नहीं हमारे पास। वो सारी वर्ल्ड बैंक ने बनाई, किसी और ने बनाई, तो फिर फायदा क्या है यार? हमारी हुकूमत किस लिए अगर वो रिपोर्टें नहीं बना रहे? आपने बड़ी अच्छी बात की, अथॉरिटीज नहीं बना देते। हमने गिना इस्लामाबाद में 150 ट्रेनिंग अकेडमीज है आमिर साहब, ट्रेनिंग अकेडमी 150 क्या कर रही है कोई मुझे बताए। मैं कई दफा कहता हूँ यार ये यूनिवर्सिटीज है, हमें ट्रेनिंग करने दें, यूनिवर्सिटी को ट्रेनिंग करो भाई। ये क्या मतलब है ट्रेनिंग अकेडमी? बिकॉज ट्रेनिंग अकेडमी रियल एस्टेट की यहाँ बनी हुई, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ वो सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ CPM PPMI बनी हुई है, हम PC1 बनाना सिखाएंगे। आपको पता है 122 रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस्लामाबाद भाई क्या करती हैं ये? 122 रेगुलेटरी अथॉरिटीज, और हमें ये कहा जाता है कि इस मुल्क की सबसे बड़ा मसला ही रेगुलेशन है, और 122 अथॉरिटीज के होते हुए ये सूरत हाल है। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कारोबार को रोकते हैं। हमने हिसाब लगाया फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती इकोनॉमी इज 80% ऑफ द इकोनॉमी। हमने हिसाब लगाया जो स्लज, जो इनकी परमिशनों का निज़ाम है, जो एफिडेविट का निज़ाम है, जो NOC का निज़ाम है, जो इसका अटेस्टेशन का निज़ाम है, वो आमिर साहब सिर्फ हमने 40 या 50 एक्टिविटीज देखी हैं। मुल्क में तो हजारों हैं। उसका कॉस्ट 60% है GDP। आप सोचिए अगर इन दो को मिला लें तो हम GDP से ज्यादा तो पैसे जाया कर रहे हैं। घूम फिर के जो बहस आ जाती है वो ये है कि दुनिया भर के ये लोग यही कहते हैं, ये जो गोरा साहब लेके आए हैं स्टीफन डरकॉन जो हैं, ये उन्होंने जो लुबेलबाब निकाला, उन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद, पैसे लगाने के बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के ना रिफॉर्म्स बड़े ज़रूरी हैं, इसके बगैर नहीं हो सकता। ये तो बच्चे को पता है, इसके लिए कोई गोरे को बुलाने की जरूरत तो नहीं। असल इशू तो है ये रिफॉर्म करेगा कौन, कब करेगा, कैसे होगा। उसने ये भी कहा कि PID से पूछो, गोरे ने कहा PID से पूछो। ये लोग नहीं पूछते, ये लोग अभी तक नहीं कहते कि हम तुमसे बात कर लें। PID का गोरे ने नाम लिया कि भाई उससे पूछ लो। उसने मुझे चिट्ठी भी लिखी, भाई मैंने तुम्हारा भी नाम लिया कि तुम देखो इनको सुनो। PID का मैं देख रहा था, आप कह रहे मुझे बुला लेते फिर बोलने नहीं देते। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इस तरह की चल रही थी कि आपके खिलाफ भी वो जो चंद बोलते हैं आप, जिस तरह टीवी पे इस वक्त बोल रहे हैं, तो वो फिर ये वो कहते हैं जी हो देखे ना, जो तो सरकारी फंड्स पे आगे कैसे सरकार की तनकीद करते हैं, कि कोई भी सिस्टम पे तनकीद को वो सरकार की तनकीद बन जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म एक सिस्टम की तनकीद है और तो कुछ नहीं। अगर आप सिस्टम की देखें ना, मैं अपने घर को भी अगर रीडिजाइन करूंगा तो मैं देखूंगा यार ये पुराना हो गया, इसका डिजाइन पुराना हो गया, मैं कुर्सी इधर करूंगा, चेयर इधर करूंगा, दीवार तोड़ूंगा वगैरह, ये रिफॉर्म होता है। तो अगर आप अपने घर को क्रिटिकली देख रहे हैं तो आप घर को भी चेंज नहीं कर सकते। तो क्रिटिकली देखना, क्रिटिकल थिंकिंग, तो आमिर साहब आपको पता है हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। हम अगर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रिव्यू को नहीं कर सकते तो फिर तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, फिर तो बैठे रहेंगे वही चीजों के साथ। पर ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में भी मना की जाती है। हमें सहाफत में भी अब यही समझाया जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा ना कहें, ये रट्टे के ऊपर बनी हुई कौम है, पर ये रट्टा लगाया करे, रट्टा चला दिया करे। सो बहरहाल क्रिटिकल थिंकर्स का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक सो मच। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी हम एक छोटे से ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा अहम मसला है सियासत से हट के, वो पाकिस्तान के अंदर जो हालिया सैलाब है, तबाही है, अमवात है, नाकाबिल तलाफी नुकसान है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आप लोगों के साथ हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो हालिया बारिशें हुई हैं उनके नतीजे में जो तबाही हुई है, अमवात हुई हैं और नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है, इस पर बात करने के लिए एक तो मैं इंट्रोड्यूस आपके साथ करा दूं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को कि डीजी मेट्रोलॉजी माहिर साहबजाद खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और माहिर मौसमियाती तब्दीली फातिमा यामीन साहिबा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, अब हम बात करने जा रहे हैं बारिश के नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तबाही और बर्बादी फैल रही है। जी, ये इस वक्त जो है ये एक हमारा एक मुझे बड़ी तकलीफ़ है ये बात करते हुए कि एक सालाना रिचुअल अब बन गया है और ये कि हर साल ये अब हो रहा है और दुनिया के तमाम माहिर हज़रात हमें ये बता रहे हैं कि ये हर साल हुआ करेगा, बल्कि ज़्यादा हुआ करेगा, क्योंकि पूरा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान बिल्कुल उसके उन चंद ममालिक में जहाँ सबसे ज़्यादा होगा, मगर हमारी तैयारी बजाय बढ़ने के ये दिन ब दिन जो है और कम कर जाती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़रा आप उसकी बता दें क्या है, इस वक्त चल क्या रहा है। बिल्कुल, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान भर में 1 जुलाई से अब तक 189 अफराद जाँ हो चुके हैं। KPK में 65, सिंध में 32, बलूचिस्तान 19, गिलगित बल्तिस्तान 4, आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद की हलाकतें हुई हैं। 8 स्कूल और 35 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 323 जानवर सैलाब के बायस हलाक हुए हैं। 645 घर मुकम्मल तौर पे इन बारिशों और सैलाब के नतीजे में तबाह हो चुके हैं और 1419 ऐसे घर हैं जिन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक बहुत बड़े पैमाने पर आमिर साहब ये इतना बड़ा नुकसान ये अमवात से या ये नंबर से नहीं होता, मगर ओवरऑल ये है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमें ये नंबर 1 स्टोरी लेनी चाहिए थी। और हमें मुझे बड़ी तकलीफ है कि हम खुद भी क्या करें कि वो एक फैशन सा बन गया है कि उसने ये कहा, ही सेड शी सेड के अंदर घुमाते हैं। इस वक्त आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है या बाकी जगह डूबने का खतरा है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। 200 अमवात बहुत कम है। और मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तारीफ कर रहे थे NDMA की कि जी वेरी गुड, बहुत कमाल कर दिया आपने, 200 अमवात हो गई हैं। हाँ। तो वो बजाय इससे कि उनसे जवाब लेने का कि जनाब आपने क्या इंतजाम किए, वो तारीफें जा रही थी। मैं आपकी इजाज़त से और फातिमा आपकी इजाज़त से पहले मार साहबजाद खान से DG साहब से ये पूछना चाहूँगा। DG साहब, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम हुई हुई है, सिंध में एक बड़ी मज़गा खेज किस्म की बहस चल रही है कि सिंध की हुकूमत ये कह रही है कि जनाब एक दिन के अंदर सक्खर में जो है 290 मिलीमीटर की बारिशें हुई हैं, जबकि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मेट ऑफिस ये कह रहा है कि 116 मीटर की बारिश हुई है सक्खर में 48 घंटे के अंदर। और बहस ये रही। उसके बाद फिर सईद गनी साहब उन्होंने कहा जी ये बारिश का हमारा नापने का निज़ाम है, महकमा मौसमियात के पास निज़ाम ही कोई मौजूद नहीं है। हुकूमत सिंध बहुत का जो है बहुत ज़्यादा उसका अपना अच्छा तरीका है, वो हर ताल्लुका और हर असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर में मौजूद है। तो हमारा निज़ाम बड़ा एक्यूरेट है। तो वो आपके पास क्या निज़ाम है जो उनके पास है जो आपके पास नहीं है? हेलो जी डी साहब। हाँ, अच्छा जी, मैं तो पहले क्लियर कर दूं ना कि जी हमारे पास जो निज़ाम है यहाँ पे आपको पता है कि जी हमारा ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बहुत पुराना है।
ये सखर ऑब्जर्वेटरी 1987 में बनी थी एयरपोर्ट के साथ, और रोडी ऑब्जर्वेटरी तकरीबन आप कह सकते हैं कि जी 100 साल पहले 1925 में कायम हुई थी। वहाँ पे हमारे हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेम्परेचर मेजर करने वाले, बैरोमीटर जो है वो। वैसे मार साहब, ये आजकल क्रेडिट नहीं डिस्क्रेडिट होता है कि 100 साल पुराना निज़ाम है। ज़माना बहुत तरक्की कर गया, बहुत मॉडर्न सिस्टम आ गए हैं। आप तो फिर वही कह रहे हैं जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि ये 100 साल पुराना निज़ाम है आपका। मेरा 100 साल पुराना मैं नहीं कह रहा जनाब, 100 साल पुराना मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेटरी जो है वो 100 साल पुरानी है। यानी इंस्ट्रूमेंट तो बदलते रहते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट 100। हेलो जी जी बोलते रहिए सर, हम आपको सुन रहे हैं। यानी ऑब्जर्वेटरी जो है वो 100 साल पुरानी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट 100 साल पुराने नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तब्दील होते रहते हैं। जब कोई एक पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि हर साल हमने इंस्ट्रूमेंट्स की स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैलिब्रेशन करनी होती है। अच्छा। ताकि ये चीजें जो है ना, देखें जी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर लगे होते हैं, मट्टी ओडी होती है, उसमें वो उनके वो जो पड़ रही होती है, तो उनको हम ये हर साल लाजमी होता है हमारे लिए। तो ऐसी बात नहीं है, स्टैंडर्ड बदकिस्मती है कि बजाय मसाइल का हल निकालने के लिए हम इस बहस में पड़े हुए हैं। डिनाइल है एक कि जी ये आप सही कह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। ये बहस ही बड़ी इस वक्त जो है गैर मौजू है। मैं चाहूँगा कि क्विकली कि अभी पहले ही बहुत ज़्यादा 2000 हलाकतें हो गई हैं, बहुत हलाकत तबाह हो चुकी हुई हैं, मगर बताया जा रहा है कि अभी ये सिलसिला अभी जारी है। आइंदा 24 घंटों में अभी और मज़ीद बारिशें हैं। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बावलपुर डिवीज़न में फ्लड्स का खतरा है, और अभी ताकतवर मानसून सिस्टम का दूसरा जो स्पेल है वो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मौजूद है। हमें कितना मोहतात होना चाहिए या कितना तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल जी, मानसून का जो सीजन है 3 महीने पे होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई में बारिशें जो हैं वो 7% कम हुई थी, लेकिन आगे अगस्त के महीने में अच्छी खासी बारिशें हुई हैं। और अब इस वक्त जो आज तक, यानी आज 20 अगस्त है, आज तक 38% जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो बलूचिस्तान में 107%, यानी आप कह लें कि डबल जो एक क्राइटेरिया, एक अमाउंट है हमारी नॉर्मल की, उससे भी ज्यादा हो चुकी हैं। सिंध में 52% ज्यादा है। अभी आजकल जो सिलसिला चल रहा है आमिर मतीन साहब, आजकल बारिशें होंगी लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं होंगी। आइसोलेटेड स्पेल चलेगा, कभी पंजाब के किसी इलाके में हो गया। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि जी अगले आने वाले दिनों में 26 या 27 अगस्त से दोबारा सिंध और बलूचिस्तान को एक सिस्टम इफेक्ट कर रहा है, जिसमें फिर ज्यादा बारिशों का इम्कान है। और वो इस वक्त समुंदर पे, बे ऑफ बंगाल पे बन रहा है। मैं बिल्कुल इसका वो करेंगे। मैं चाहूँगा कि फातिमा यामीन साहबा, जो कि मैं बड़ी फातिमा आपके साथ शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूँ कि एक फीचर बन गया है कि हर साल हम आपको इन्हीं दिनों में तकलीफ देते हैं और सारा साल हम भी भूल जाते हैं, मगर हम क्या करें, जिनका डायरेक्टली हुकूमतें जो हैं वो भी भूल जाती हैं। exactly. और अभी 2022 के फ्लड्स के अभी तक जो है मामला ठीक नहीं हुए, और अभी ये मार साहब हमें बता रहे हैं कि अभी मज़ीद ये सर पे ख़तरा है। हमें क्या करना चाहिए, क्या खराबियाँ और क्या करना चाहिए? सर असल में बात ये है कि ये फ्लड्स जो हैं कोई इस मर्तबा नई चीज़ नहीं थे। हमें पहले से ही मालूम था कि ये बारिशें आनी हैं, ये किस महीने में शुरू होंगी, कितना एक्सटेंड होगा, और हमें जुलाई में ही अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त जुलाई में बारिशें जो है कम होंगी और ये सितंबर के एंड तक जो है ये एक्सटेंड हो सकता है मानसून। अब हमने ये फरवरी से ये सारी न्यूज़ आना शुरू हो गई थी और रिपोर्ट्स इसकी आ चुकी थी। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी रिपोर्ट दी हैं, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट दी हैं। वो सब जो है अपेरेंटली वो सारी जो है दे ऑल फेल ऑन डेफ ईयर्स, बिकॉज किसी ने उस चीज़ की कोई तैयारी नहीं की। क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर्स के सारे सिस्टम के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिस्क रिडक्शन, कि किसी भी
ऐसे इवेंट का रिस्क आने के से पहले हम उसकी क्या तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने बंद मजबूत करने होते हैं, आपने बराजेस को फिक्स करना होता है, आपने नाले साफ़ करने होते हैं, ड्रेनेज सारा साफ़ करना होता है। आप सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक और बात की उसमें कि देखिए जब बारिश हो के चली जाती है तो तभी पानी का हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले तो हम पानी का कुछ नहीं कर सकते, जो कि इंतहाई मुज़हक़ बात है। मेरे जैसे बंदे के लिए गुस्से वाली बात भी है, क्योंकि हम 2010 से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मॉनसून का पैटर्न चेंज हो जाएगा, और 2000 आप समझ लें कि हमें अमनीशिया हो गया था 2010 और 22 के दरमियान, तो वो 2022 में हमने बहुत ज़्यादा रिस्क रिडक्शन की बात की और वो सब कुछ। तो अभी आप देख लें तो अगर हुकूमत की आप बात करते हैं तो अथॉरिटी में तो वही लोग बैठे हुए हैं जो पहले भी बैठे हुए थे 2022 में, तो वो उसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया? अगर रिस्क रिडक्शन की उन्होंने बात की तो वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स तक वो बात क्यों नहीं पहुंची? और जहां रियासत की बात करें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, तो रिस्क रिडक्शन का काम डिस्ट्रिक्ट का सब्जेक्ट है, प्रोविंस का सब्जेक्ट है। जिस तरीके से इरिगेशन का काम जो है वो प्रोविंस का सब्जेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये अब इतनी ऊपर नीचे जो एलोकेशंस और जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ये सब इस काम में लाजमी किसी ना किसी किस्म का जो है ना वो डालती हैं, मसला डालती हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पहले काम हुआ हुआ है। 2015 में मैंने खुद सांगड़, दादू और ठट्टा में असेसमेंट्स की थी इस्लामिक रिलीफ के लिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा रिस्क रिडक्शन का प्लान मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है तो हम उनको बना के दे दें। जहाँ बनाया हुआ था वो प्लान जो है मकड़ी के जालों में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो जब कमिश्नर साहब चेंज हो गए तो वो पीछे चला गया। चूंकि सैलाब आने का ख़तरा नहीं है तो फिर वो सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं। और जो तीसरी चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो ये है कि पाकिस्तान में एक क्लाइमेट डिनायलिज्म है कि ये तो सारा अल्लाह का अज़ाब है, ये तो हमारे ऊपर आएगा, तो जब आएगा तो हम कुछ कर लेंगे और हमें इसको सहना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आज मरियम बीबी राजनपुर गई थी और ये मैं उनकी प्रेस रिलीज देख रहा था हुकूमत की अपनी, वो ये कह रही थी कि उन्होंने राजनपुर में इंतज़ामिया से कह दिया है कि अगले साल ये जो सैलाब है वो नहीं आना चाहिए। अब पता नहीं उनका तनाजुर, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये था कि इसके कोई इकदाम कर लिए जाए, मगर तासुर ये आता है कि जिस तरह इसके लिए तो अल्लाह मियाँ से ही बात करनी पड़ेगी कि ये हम तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। अब बात कर रही है बात है। अब ये बहुत ही टेक्निकली करेक्ट भी है स्टेटमेंट, लेकिन इसके एक दूसरा पहलू भी है जो आपने कहा कि वो इंतजामात के लिए हिसाब से और उसमें कह रही हैं। लेकिन अब दरियाए चनाब जो है जिस तरीके से वो बहता है, जिस तरीके से उसका डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान के ऊपर असर होता है, आप दरिया को रोक तो नहीं सकते बहने से। आप क्या करेंगे? उसका चैनल और तंग कर देंगे, वो और तेज़ी से बहेगा और डिस्ट्रक्शन करेगा। इससे बेहतर तो कच्चे के इलाके के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर कच्चे के इलाके के लोग हैं जो ये पता रखते हैं कि उनके इलाके में कितने ब्रिजेस हैं, यहाँ पे कितना पानी गुजरेगा, ताकि वो कैलकुलेट कर सकें कि उनके घरों तक पानी आएगा या नहीं। वो इस हिसाब से अपने बर्तन और अपने कपड़े जो है ना गांव से बाहर भिजवा देते हैं और इंतजार करते हैं और जानवरों को बचा के वो बैठ जाते हैं। तो हमें तो सीखना उनसे चाहिए। क्विकली कुछ आप ऐड करना चाहें? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी सर कि जो इस वक्त रियासत के इख्तियार में है वो एक सिटीज़न के इख्तियार में नहीं है। और रियासत के इख्तियार में क्या है? रियासत के इख्तियार में सब कुछ है। इस वक्त सिटीज़न के हाथ बंधे हुए हैं। एक 50,000 से कम आमदनी वाला घराना जो है वो ना एक साफ महफूज जगह पे घर अफोर्ड कर सकता है, ना बिजली, ना पानी, ना सेहत, ना तालीम। तो अब क्लाइमेट चेंज से बचना जो है वो रियासत के इख्तियार में है, वो लोगों के इख्तियार में नहीं है। मार साहब, मैं आपकी तरफ, आपको आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, खास तौर पे इसलिए कि ज़्यादा अहम हो गया। एक तो ओवरऑल जाहिर है पाकिस्तान के मुल्क का नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ता है, मगर हमारा क्योंकि ज़राअती मुल्क है और डायरेक्टली हम इससे सफ़र करते हैं कि सारा हमारा किसान जो है वो पैटर्न्स को नहीं समझ पाता या अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं करता, तो उससे और अभी हमने वो खबर डिस्कस नहीं की, मगर कॉटन के अंदर ऑलरेडी जो फोरकास्ट आ रही हैं कि 8 बिलियन की तो ओवरऑल है, 50% जो है वो कह हैं जनाब कमी आई है कॉटन के अंदर। बिल्कुल, देखें ये क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों के पैटर्न भी तब्दील हो गए हैं। यानी इस दर्जा हरारत पे किसी भी फसल का बड़ा इन्हिसार होता है
आजकल आपने देखा होगा कि जी ऐसे इलाके बलूचिस्तान में किसी वक्त जहाँ पे बिल्कुल पंखे तक नहीं चलाना पड़ते थे गर्मियों में, अब वहाँ पे एसी चल रहे हैं। तो ये पैटर्न तब्दील होके आपकी फसलों का पैटर्न भी तब्दील हुआ है। यानी एक तो कुछ हमने भी किया कि जी पूरा इलाका जो है जनूबी पंजाब या सिंध के कुछ इलाके थे वहाँ पे गन्ने को प्रायोरिटी दे के यानी ये फसल ज्यादा कर दी, कहीं पे हमने जो मक्की है उसकी काश्त ज्यादा कर दी। यानी जो फसल एक पैटर्न होता है हमारे पास वो पुराना जो है वो थोड़ा सा खत्म हो गया। जी मैं लास्ट वर्ड, हमारे पास टाइम महदूद है, मैं चाहूँगा फातिमा को सम अप कर दें। जो एक बुनियादी नुक्स नज़र आता है कि ये जो रेलेवेंट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह मौसमियात वालों का, NDMA का, एडमिनिस्ट्रेशन का और किसानों का, ये रब्त की कमी है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। हर कोई किसी जगह अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ कर रहा होता है, मगर कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, जो कि NDMA का बुनियादी काम था। सो सबसे बड़ा लैप्स किसका है? लैप्स तो सारी तरफ पे अगर आप देखें, अगर आप रिस्पांस में देखें तो NDMA की कोऑर्डिनेशन बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन आप इंतजार करते हैं ना पहले बारिश आ जाए, सैलाब आ जाए तो तब NDMA हरकत में आएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ पे पहले से काम करना चाहिए वो काम डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो काम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर NDMA इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और लोगों को महफूज जगह पे ले जाने का काम कर रहा है तो NDMA के मैंडेट में रिस्क रिडक्शन भी है बाय द वे, और NDMA ने रिस्क रिडक्शन की पॉलिसी भी बनाई है, लेकिन वो पॉलिसी के अंदर NDMA को क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता जबकि उनको ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में प्रेज किया जाता है। अब एक तरफ अगर उनका बजट ज्यादा है और एक तरफ कोई बजट नहीं है तो इसमें कसूर एक आम आदमी का तो नहीं है ना। उनका काम है NDMA का कि वो रिस्क रिडक्शन के ऊपर कोऑर्डिनेट करें डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स के साथ, DDMAs के साथ और PDMAs के साथ। वो ये रिस्क रिडक्शन का काम नहीं कर रहे, सारे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस। जुबानी कलामी काम बड़ा हो जाता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स एक अपील या जनरली एक नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि तमाम हजरात जो है वो आग लगने वाली है, तैयारी कर लें। साढ़े तेना रहना, जागते रहना, जिसका मुखफ़फ़ ये है। लास्ट वर्ड्स। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इस तरीके से ही चलता है। और ये जो हमारी आदत है आफात का इंतजार करने की, वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। और हम इस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज को नहीं चला सकते। हम फिर अगले साल फिर आमिर साहब इसी तरह बैठे हुए होंगे, अल्लाह ने जिंदगी दी तो हम यही बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये हकीकत है कि वाकई मसाइल होते हैं और हमें दिखाया जाता है यूरोप, पेरिस की वहाँ भी बारिशों से, मगर वहाँ पे लोग ये तनकीद नहीं कर रहे जो हम बैठे यहाँ कर रहे हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने या उनकी हुकूमतों ने या उनके इदारों ने अपना रोल अदा नहीं किया। लोग समझते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ जब ये नहीं हो रहा होता तो ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, अल्लाह मियाँ की तरफ से वो चीज़ है, मगर हमारी जो अपनी कोताहियाँ हैं उसकी वजह से जब लोगों को तकलीफ होती है और बेताशा और मोस्टली जो है जो इंसानों को और जानवरों को हम उनका भूल जाते हैं कि 2020 सबसे बड़ा नुकसान जानवरों का भी हुआ था, तो वो फिर किसको इल्जाम दें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया महर साहब, ज़ाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फातिमा यमीन थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।